हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जो हिंदी क्लास 10th है उसका ग्रामर का 1 शॉट वीडियो देने वाला हूं। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत आपको मैं अलंकार, वाक्य, वाच्य और पद परिचय सिखाने वाला हूं। मेरी दोस्तों गारंटी है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपका फुल मार्क्स आएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइम वेस्ट करें तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि रचना के दृष्टि से वाक्य के भेद कौन कौन से होते हैं। पहला यहाँ पर होता है साधारण वाक्य, दूसरा होता है मिश्रित वाक्य, तीसरा होता है यहाँ पर संयुक्त वाक्य। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पर सरल वाक्य क्या होता है। तो दोस्तों साधारण वाक्य क्या होता है कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे साधारण वाक्य कहते हैं। साधारण वाक्य में एक ही क्रिया होती है, जैसे कि यहाँ पर उदाहरण है प्रांजल स्कूल जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों प्रांजल स्कूल जाता है, यहाँ पर एक यहाँ पर क्रिया है जाता है, और यहाँ पर इसका एक ही उद्देश्य है कि वह केवल स्कूल जा रहा है। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि कौन सा वाक्य साधारण वाक्य है। अब दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं कि हम मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य क्या होता है। तो चलिए दोस्तों इसको देखते हैं कि जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक या अधिक आश्रित वाक्य हों उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। सामान्यतः प्रधान वाक्य और आश्रित उपवाक्यों के बीच की, जो, जिसने, जिसे, तब, जहाँ, तहाँ जैसे संयोजक शब्द होते हैं। आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं: संज्ञा आश्रित, विशेषण आश्रित और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो यानी कि दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि जो मिश्रित या मिश्र वाक्य होते हैं उसमें दोस्तों दो या दो से अधिक उपवाक्य लगे होते हैं, जिसमें कि एक उपवाक्य होता है और उससे अधिक दोस्तों उसमें आश्रित वाक्य होते हैं। यानी कि दोस्तों छोटे छोटे कुछ पार्ट में एक बड़ा वाक्य डिवाइडेड रहता है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि संज्ञा आश्रित उपवाक्य होता क्या है। तो प्रधान उपवाक्य किसी संज्ञा के बदले में आने वाला उपवाक्य होता है। यह है कि संयोजक शब्द से जुड़ा रहता है, जैसे कि मोहन कह रहा है कि वह कल नहीं आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक वाक्य है कि मोहन कह रहा है कि वह कल नहीं आएगा, परंतु दोस्तों यह 2 वाक्यों में बटा हुआ है। पहला कि मोहन कह रहा है, दूसरा है कि वह कल नहीं आएगा, और इसमें दोस्तों क्या लगा है, एक जो बीच में की लगा है। तो यहाँ पर दोस्तों ये क्या आ जाएगा, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। अब दोस्तों दूसरा देखते हैं, यहाँ पर दोस्तों इसका कुछ और भी है। ये प्रधान उपवाक्य की संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। ये उपवाक्य जो, जिसे, जिसने, जिसने आदि शब्दों से जुड़े रहते हैं, जैसे तुम्हारा पेन अच्छा चलता है जो तुमने मुझे कल दिया था। तो यानी कि दोस्तों इसमें ये वाक्य में जो दिया है, जो दिया है और जिसने दिया है, तो इसमें संज्ञा आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। दूसरा आप देखते हैं क्रिया विशेषण आश्रित। तो इसमें प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताने वाले उपवाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य होते हैं। ऐसे वाक्यों में जब, जैसे, वैसे, जितना आदि योजक शब्द आते हैं, जैसे कि जब हम टिकट खरीदेंगे तब प्लेटफॉर्म पर जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जब लगा है, तो ये चीज़ें जैसी जिस भी वाक्य में लगी हूँ तो वह क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होता है। चलिए दोस्तों अब दूसरा वाक्य देखते हैं। तो दूसरा वाक्य होता है यहाँ पर संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य क्या होता है ये भी देख लेते हैं कि संयुक्त वाक्य में एक प्रधान वाक्य और एक या एक से अधिक उपवाक्य समानाधिकरण वाले होते हैं। संयुक्त वाक्य में 2 उपवाक्य होते हैं और या अधिक किंतु, परंतु आदि से जुड़े रहते हैं, जैसे कि वह गरीब है परंतु ईमानदार है। तो यहाँ पर दोस्तों आप जानते हैं कि 2 उपवाक्य हैं। पहला तो है कि वह गरीब है, दूसरा है कि वह ईमानदार भी है, और दोस्तों इसमें परंतु शब्द इन सब दोनों को जोड़ रहा है। तो यह कौन सा वाक्य हो जाएगा दोस्तों, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अब दोस्तों हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसका जो पहला उदाहरण है वह है आप घर जाएंगे या पार्क आएंगे। वाक्य संबंधित है पहला संयुक्त वाक्य से, दूसरा है सरल वाक्य से, तीसरा है मिश्र वाक्य से और चौथा है प्रश्न वाक्य से। तो दोस्तों आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, इसका जो राइट आंसर है वह है दोस्तों संयुक्त वाक्य, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक वाक्य यह है कि आप घर जाएंगे, दूसरा वाक्य यह है कि पार्क जाएंगे, और यहाँ पर दोस्तों या शब्द से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। अब दोस्तों यहाँ पर दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण है राम आया सब प्रसन्न हो गए।
वाक्य का संयुक्त वाक्य रूपांतरण क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर एक वाक्य है कि राम आया और सब प्रसन्न हो गए। तो दोस्तों जब हम इसका अगर संयुक्त वाक्य में करेंगे तो यहाँ पर बीच में एक कोई शब्द आ जाएगा, जैसे कि और आ जाएगा। तो यहाँ पर हो गया राम आया और सब प्रसन्न हो गए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राम आया और सब प्रसन्न हो गए। चलिए दोस्तों अब इसका उदाहरण दूसरा देख लेते हैं। इसका तीसरा उदाहरण है, उसने पिज्जा खाया और चक्कर खाकर गिर पड़ा। वाक्य का मिश्र वाक्य रूपांतरण होगा। यहाँ पर दोस्तों आप जानते हैं कि बीच में और लगा है, तो यानी कि दोस्तों ये एक संयुक्त वाक्य है। अब दोस्तों जब इसका हम मिश्र वाक्य में परिवर्तन करेंगे तो यहाँ पर ये और हट जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसका उदाहरण देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल कौन सा सही है। तो पहला यहाँ पर एग्जाम्पल है, ऑप्शन है, उसने जैसे ही पिज्जा खाया वैसे ही चक्कर खाकर गिर पड़ा। दूसरा है, पिज्जा खाते ही वह चक्कर खाकर गिर पड़ा। तीसरा है, वह पिज्जा खाकर चकराकर गिर पड़ा। और चौथा ऑप्शन है, पिज्जा वह जैसे ही खाया चक्कर खाकर गिर पड़ा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो और लगा था उसको हटाने की जगह पर यहाँ पर उसको दो उपवाक्यों में बांट दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन, तो चौथा यहाँ पर है, राधा दौड़कर मेरे पास आई। वाक्य का संयुक्त रूप है। पहला ऑप्शन है, राधा दौड़ी और मेरे पास आई। और दूसरा ऑप्शन है, राधा तेजी से दौड़कर मेरे पास आएगी। तीसरा ऑप्शन है, राधा जल्दी जल्दी दौड़ी और मेरे पास आई। और चौथा ऑप्शन है, राधा जैसे ही दौड़ी मेरे पास आई। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है, राधा दौड़ी और मेरे पास आई। ये दोस्तों दो उपवाक्यों को एक बीच में और शब्द इनको जोड़ रहा है, तो ये एक संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अब दोस्तों इसका पांचवा उदाहरण देखते हैं। पांचवा उदाहरण है, ममता आई और चली गई। तो दोस्तों ये और लगा है और दो वाक्यों को जुड़ रहा है, तो यहाँ पर ये एक संयुक्त वाक्य है। अब दोस्तों वाक्य का सरल रूप क्या होगा? तो पहला ऑप्शन है, जैसे ही ममता आई वह चली गई। दूसरा ऑप्शन है, ममता आई और गई। तीसरा ऑप्शन है, ममता आकर चली गई। और चौथा ऑप्शन है, ममता आई और खड़े खड़े चली गई। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर है डी, सी, ममता आकर चली गई। चलिए दोस्तों नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। नेक्स्ट उदाहरण है, कमाने वाला खाएगा। वाक्य का मिश्र वाक्य में रूप होगा। ये दोस्तों एक साधारण वाक्य है, कमाने वाला खाएगा। तो ये मिश्र वाक्य क्या होता है दोस्तों, इसको दो उपवाक्यों में विभाजित कर देते हैं तो वह मिश्र वाक्य हो जाता है। अब इसका पहला उदाहरण है, पहला एग्जाम्पल है, कमाने वाला ही खाता है। तो दोस्तों ये तो सरल वाक्य हो जाएगा। दूसरा है, कमाने वाला ही खाएगा। तो ये भी दोस्तों सरल वाक्य है। अब इसका नेक्स्ट यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स और देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसा ही वह कमाएगा तब से खाएगा। और चौथा ऑप्शन है, जो कमाएगा वह खाएगा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, पहला, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दो उपवाक्य हो गए हैं। पहला है जो कमाएगा और वह खाएगा। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। नेक्स्ट उदाहरण है, जब मजदूरों ने अपना काम पूरा कर लिया तब वे चले गए। वाक्य का संयुक्त रूप क्या होगा? मजदूर अपना काम पूरा करके चले गए, पहला तो यह है। दूसरा है, मजदूरों ने अपना काम पूरा किया और वे चले गए। तीसरा क्या है, जैसे ही मजदूरों ने अपना काम पूरा कर लिया वे चले गए। और चौथा ऑप्शन है, मजदूरों ने अपना कार्य किया और चले गए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मजदूरों ने अपना काम पूरा किया और वे चले गए। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तो उपवाक्य यह है कि मजदूरों ने अपना पूरा कार्य किया, और दूसरा क्या है उपवाक्य, वे चले गए। तो इसको दोस्तों और शब्द से जोड़ा गया है, तो ये संयुक्त वाक्य हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सांझ हुई और पक्षी घोंसले में आ गए। यह दोस्तों आपको पता है कि एक संयुक्त वाक्य है। तो वाक्य का मिश्रित रूप क्या होगा? तो दोस्तों मिश्रित रूप में क्या होता है, यहाँ पर जो बीच में शब्द लगे रहते हैं इनको हटाकर यहाँ पर दो उपवाक्यों में विभाजित कर दिया जाता है। तो पहला ऑप्शन है, जैसे ही सांझ हुई पक्षी घोंसले में आ गए। दूसरा क्या है, शाम होते ही पक्षी घोंसले में आ गए। तीसरा है, सांझ को पक्षी घोंसले में आ गए। और चौथा ऑप्शन है, उपरोक्त कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है वह तो साधारण वाक्य है, और दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है वह भी दोस्तों यहाँ पर सरल वाक्य का उदाहरण है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वह बिल्कुल करेक्ट है कि जैसे ही सांझ हुई पक्षी घोंसले में आ गए। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। नेक्स्ट उदाहरण है, जैसे ही सिपाही ने इशारा किया गाड़ी चल दी। वाक्य का भेद क्या है?
तो दोस्तों पहला ऑप्शन है सरल वाक्य, दूसरा है मिश्र वाक्य, तीसरा है संयुक्त वाक्य और चौथा है देशज वाक्य। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी तो कट हो जाएगा क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता। पहला वाक्य है यहाँ पर सरल वाक्य, दूसरा है मिश्र वाक्य और तीसरा है संयुक्त वाक्य। तो दोस्तों आपको इनमें से बताना है कि यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा है। तो चलिए दोस्तों इसका राइट ऑप्शन देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर बी मिश्र वाक्य, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट दो उपवाक्य हैं। जैसे ही सिपाही ने इशारा किया गाड़ी चल दी, तो यहाँ पर मिश्र वाक्य हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके इसलिए अच्छे अंक आए गए क्योंकि आपने कड़ी मेहनत की थी। वाक्य में किस भेद से संबंधित है? पहला है मिश्र वाक्य, दूसरा है संबंधित संयुक्त वाक्य, तीसरा है सरल वाक्य और चौथा है आश्रित वाक्य। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, मिश्र वाक्य, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो वाक्य दिया गया है कि आपके इसलिए अंक गए क्योंकि अच्छे अंक गए क्योंकि आपने कड़ी मेहनत की थी। तो यहाँ पर दो उपवाक्य हैं, तो यहाँ पर करते हैं मिश्र वाक्य। सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों अलंकार होते क्या हैं। तो अलंकार की परिभाषा है जब वाक्य में शब्द अथवा अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है अर्थात सजावट की जाती है तो वहाँ अलंकार होता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ दोस्तों क्या होता है? सजाना होता है। तो दोस्तों जब भी कोई काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे शब्दों का या कुछ ऐसी लाइनों का प्रयोग किया जाता है जिससे उस काव्य का सुंदरता बढ़ जाती है, तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। चलिए दोस्तों अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो अलंकार दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है दोस्तों शब्द अलंकार और दूसरा होता है अर्थ अलंकार। तो चलिए पहले दोस्तों हम जानते हैं कि ये अलंकार, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार होते क्या हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि अर्थ अलंकार क्या होता है या शब्द अलंकार क्या होता है। तो जब काव्य में शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाए तो वहाँ पर शब्द अलंकार होता है, और जब अर्थ के माध्यम से यह चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहाँ अर्थ अलंकार होता है। यानी कि दोस्तों जब किसी भी काव्य में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिससे जिन शब्दों से उस काव्य की शोभा बढ़ जाती है तो वहाँ पर शब्द अलंकार होता है। परंतु जो अर्थ अलंकार है वह उसके बिल्कुल विपरीत है। जब भी कोई काव्य में जो वाक्य में या काव्य में वो शब्द यूज होते हैं, उन जो शब्द यूज होते हैं उन शब्दों का अगर अर्थ से उसका वो क्या कहते हैं चमत्कार उत्पन्न हो, यानी कि दोस्तों उसकी शोभा बढ़े, तो वहाँ पर अर्थ अलंकार होते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं कि शब्द अलंकार के प्रकार कैसे होते हैं। वैसे तो दोस्तों यहाँ पर इन दोनों अलंकारों के प्रकार अन्य हैं, बहुत सारे हैं, किंतु यहाँ पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं वही हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अर्थ अलंकार के यहाँ पर प्रकार देख ले, शब्द अलंकार के प्रकार देख लेते हैं। पहला यहाँ पर है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार। तो सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है? अनुप्रास अलंकार उसे कहते हैं जिसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यानी कि दोस्तों सरल भाषा में कहें तो अनुप्रास अलंकार ये वह अलंकार होता है कि जब भी कोई काव्य दिया गया है उसमें एक वर्ण, यानी कि दोस्तों जो सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि, उसका क्या कहते हैं जब ज़्यादा बार बार एक ही शब्द की आवृत्ति हो तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तरन्नी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो यहाँ पर दोस्तों जो काव्य दिया गया है उसमें ता की आवृत्ति यहाँ पर बार बार है, तो आप दोस्तों यहाँ पर जान सकते हैं कि इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं। दूसरा यहाँ पर है यमक अलंकार। तो यमक अलंकार क्या होता है दोस्तों? जब किसी वाक्य में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उसके मतलब अलग अलग हों तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। यानी कि दोस्तों जब कोई काव्य में एक शब्द की क्या कहते हैं रिपीटेशन बार बार हो और उसके जितने भी बार रिपीटेशन हो उसके अलग अलग अर्थ निकले तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो चलिए दोस्तों अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो हमारा उदाहरण दिया गया है इस वाक्य में पहले घटा का अर्थ है बादल, यानी कि दोस्तों कहते हैं काली घटा, यानी कि दोस्तों काला बादल,
और दूसरा यहाँ पर है का घमंड घटा। और घमंड घटने का अर्थ क्या है दोस्तों? कम होना, यानी कि घट गया है उसका घमंड। तो यहाँ पर दो शब्द हैं, एक घटा है और दूसरा घटा है। पहला है काली घटा यानी कि दोस्तों काला बादल, और दूसरा है घमंड घटा यानी कि दोस्तों घमंड उसका कम हो गया है। तो यहाँ पर दो शब्द दिए गए हैं, एक ही शब्द दो बार दिए गए हैं, परंतु इनका अर्थ अलग अलग है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा दोस्तों? यमक अलंकार हो जाएगा। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा अलंकार है यहाँ पर श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार क्या होता है? श्लेष अलंकार दोस्तों जो श्लेष शब्द है उसका यहाँ पर श्लेष का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है दोस्तों चिपका। तो यहाँ पर इसका कुछ परिभाषा देख लेते हैं। जब शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग निकाले जाएं तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे कि दोस्तों श्लेष यानी चिपका होता है, तो एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके रहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार कहते हैं। इसका उदाहरण है जैसे जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यह जानत सब कोई। तो यहाँ पर दोस्तों जो उदाहरण दिया गया है, यहाँ पर जो गांठ शब्द है इसका दोस्तों बहुत ही गहरा अर्थ छुपा हुआ है। जैसे कि पहला देख लेते हैं। जैसे गन्ने में जहाँ पर गांठ होती है वहाँ पर रस नहीं निकलता, उसी प्रकार यहाँ पर जब दो लोगों की दोस्ती में गांठ आ जाती है तब वहाँ प्रेम का रस नहीं रह जाता है। यानी कि दोस्तों वहाँ पर जो संबंध रहते हैं उनमें संबंध फीके पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर जो गांठ शब्द है उसके यहाँ पर दो अर्थ निकल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं कि अर्थ अलंकार होता क्या है। तो दोस्तों अर्थ अलंकार को हमने जाना है कि जिस भी काव्य में कोई भी शब्द के अर्थ द्वारा शोभा बढ़ाई जा रही है वहाँ पर अर्थ अलंकार होता है। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। अर्थ अलंकार के भेद हैं। पहला है उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार और चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार। तो सबसे पहले इसका पहला पार्ट देख लेते हैं। इसका पहला पार्ट है उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा का सरल अर्थ होता है तुलना। जब दो वस्तुओं या व्यक्ति की तुलना उनके एक जैसे स्वभाव की वजह से होती है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। इसमें वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है जैसे कि सा सी सम सरिस के जैसा आदि। यहाँ पर दोस्तों जो कुछ शब्द दिए गए हैं जैसे कि सा सी सम सरस के जैसा, ये शब्द यहाँ पर दोस्तों आपको पहचानने के लिए दिए गए हैं। कोई भी अगर वाक्य में या दोस्तों कोई भी लाइनों में ये शब्द मिले तो आप वहाँ पर पहचान सकते हैं कि उपमा अलंकार है। अब इसका दोस्तों कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला। तो यहाँ पर दोस्तों जो सरिस है शब्द यहाँ पर दिया गया है तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। और दोस्तों यहाँ पर तुलना की गई है। यहाँ पर पीपल के पत्ते की तुलना क्या है दोस्तों? मन से की गई है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इसका दोस्तों जो उदाहरण था पीपर पात सरिस मंडोला का, यहाँ पर जो उदाहरण है उसका यहाँ पर रूप दिया गया है कि उसका अर्थ क्या है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। इसमें राजा दशरथ का मन पीपल पात यानी पीपल के पत्रे की तरह डोल रहा है। ऐसे में यहाँ उपमा अलंकार हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब दूसरा देखते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है? जब दो व्यक्ति या वस्तुओं को एक समान बताया जाता है अथवा एक ही मान लिया जाता है तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर है मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों जो है चंद्र खिलौना यानी कि चांद के समान खिलौना लूँगा। यानी कि दोस्तों जो कृष्ण जी हैं वह अपनी मम्मी से कह रहे हैं कि मैया मैं चांद के समान खिलौना लूँगा। तो यहाँ पर जो खिलौने की तुलना है वह चांद से दोस्तों डायरेक्ट की गई है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। अब दोस्तों अगला अलंकार देख लेते हैं। अगला अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है ये भी देख लेते हैं। जब किसी दो के बीच तुलना होती है तो एक को उपमेय कहा जाता है और दूसरे को उपमान। तो दोस्तों अब उपमेय और उपमान क्या होते हैं ये भी जान लेते हैं। जिसकी तुलना हो रही है उसे उपमेय कहते हैं और जिससे तुलना होती है उसे उपमान कहते हैं। तो अब इसका दोस्तों कुछ देख लेते हैं आगे। जब उपमेय में उपमान की तुलना करते हैं कल्पना की जाने लगे अथवा उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब इसका दोस्तों उदाहरण देख लेते हैं। पाहुन ज्यों आए हो गांव के शहर के, मेघ आए बड़े बन के संवर के। तो इसमें दोस्तों क्या है? इसमें बादल की तुलना एक दामाद से की गई है। दोस्तों जो पाहुन होता है वह दोस्तों यहाँ पर दामाद से कहते हैं। तो यहाँ पर
जो बादल है, बादल की तुलना एक दामाद से की गई है जो शहर से गांव में आया हुआ है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान करने का सरल तरीका क्या है? जिस वाक्य में जानू मानू निश्चय ज्यों आए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट अलंकार देख लेते हैं। नेक्स्ट अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है? जब कोई वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाए तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। अब इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो दोस्तों यहाँ पर जो राजा ने सोचा है, राणा ने, और उस पर चेतक उस पार था, यानी कि दोस्तों यहाँ पर पल भर में घोड़ा उस साइड निकल गया। दोस्तों यह रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, यानी कि दोस्तों ये बात बढ़ा चढ़ाकर की गई है। तो यहाँ पर जो अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर मानवीकरण अलंकार देखते हैं कि मानवीकरण अलंकार क्या होता है। तो दोस्तों जो मानवीकरण अलंकार होता है उसमें दोस्तों कोई भी जो वर्ण में यूज होते हैं उनकी तुलना जो मानव से की जाती है, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो जाता है। अब यहाँ पर इसके कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे कि मुस्काई वह कलियां देखकर उसे मैं कौन सा अलंकार है। तो पहला ऑप्शन है मानवीकरण अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है उपमा अलंकार और चौथा है रूपक अलंकार। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि जो मानवीकरण अलंकार होता है उसमें दोस्तों जो ह्यूमन की तुलना रहती है वह की जाती है। तो यहाँ पर जो मुस्काई वह कलियां, तो यहाँ पर जो मुस्काई का अर्थ होता है दोस्तों जो खुश हो गई या तो खुश हो गई या हैप्पी हो गई। तो जो कलियां हैं वह दोस्तों कभी भी खुश नहीं हो सकती हैं, परंतु दोस्तों मानव खुश होते हैं, तो कलियों की तुलना यहाँ पर मानव से की गई है। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न है सुनकर वचन उसके मानो सोता हुआ सागर जगा, मैं कौन सा अलंकार है। पहला है यहाँ पर अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है उपमा अलंकार और चौथा है उत्प्रेक्षा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया था कुछ मिनट पहले कि यहाँ पर जनु जानो मनु मानो लगा हो, तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आहत मन की पीड़ा को ज्यों ही छूकर देखा उसने, मैं कौन सा अलंकार है। पहला ऑप्शन है अनुप्रास, दूसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, तीसरा है उपमा अलंकार और चौथा है रूपक अलंकार। तो दोस्तों अभी सेकंड क्वेश्चन में बताया था मैंने कि मनु मानो जनु जानो आदि ऐसे ज्यों त्यों शब्द लगे हों तो उसमें क्या होता है दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ पर दोस्तों क्या लिखा है आहत मन की पीड़ा को ज्यों ही, तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। दोस्तों अब नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं चौथा प्रश्न, नील गगन का शांत मन हृदय था सो रहा, मैं कौन सा अलंकार है। पहला ऑप्शन है अनुप्रास, दूसरा है यहाँ पर यमक, तीसरा यहाँ पर है मानवीकरण और चौथा यहाँ पर है रूपक अलंकार। तो यहाँ पर दोस्तों दिया गया है यहाँ पर नील गगन का शांत हृदय। अब आप दोस्तों जानते हैं कि नील गगन क्या कहते हैं बादल, और बादल का कभी भी हृदय होता नहीं है, यानी कि दोस्तों उसका हार्ट होता नहीं है। हार्ट दोस्तों किसका होता है यहाँ पर ह्यूमन का होता है, यानी कि मानवों का होता है। तो यहाँ पर नील गगन का शांत हृदय, तो यहाँ पर मानव से तुलना की गई है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो दोस्तों अभी मैंने कुछ टाइम पहले जब आपको मैं बता रहा था यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में या दोस्तों अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में, कि उसमें दोस्तों क्या था कि जो बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। तो यहाँ पर जो बताया कि राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, यानी कि दोस्तों उसके घोड़े के बारे में बता रहा है कि घोड़ा उसका इतना फास्ट था उनका कि यहाँ पर राणा सोच रहे थे उस पार निकलने की और इतने में तो उनका घोड़ा निकल गया। तो यहाँ पर दोस्तों जो बात है बढ़ा चढ़ा के बताई गई है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूल हंसे कलियां मुस्काई में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों आपको भी ये भी बताया है कि कलियां कभी मुस्का नहीं सकती हैं और वह मानव मुस्काते हैं, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है गुरुपद जनहु पदुम परागा, में कौन सा अलंकार है। पहला है यहाँ पर अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है उपमा अलंकार और चौथा है उत्प्रेक्षा अलंकार।
तो यहाँ पर दोस्तों मैंने बताया यहाँ पर कि जिस भी यहाँ पर जो वाक्य रहता है या काव्य रहता है उसमें एक ही शब्द बार बार आए तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो दोस्तों दिया है पद, पदुम, परागा। यहाँ पर पापा शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है, पा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेघ आए बड़े बनठन के सवर के। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो बादल हैं वह सज सवर के आए हैं और बड़े बनठन के आए हैं, परंतु दोस्तों यहाँ पर सज सवरता कौन है? यहाँ पर मानव है। तो यहाँ पर जो मेघ है या बादलों की तुलना मानव से की जा रही है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। अब दोस्तों 9th क्वेश्चन देखते हैं। एक बाण के आगे उससे झुक गया होता आसमान धरती पर, में कौन सा अलंकार है? पहला यहाँ पर है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है अतिशयोक्ति अलंकार, तीसरा है उपमा अलंकार और चौथा है यहाँ पर यमक अलंकार। तो एक बाण के आगे उसके झुक गया होता आसमान धरती पर। तो दोस्तों यहाँ पर जो बात है बड़ा चढ़ाकर की गई है कि एक बाण से उसकी आसमान धरती उसके सामने झुक गई होती, तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। ये दोस्तों यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार लेते हैं कि दोस्तों वाच्य होते क्या है। तो दोस्तों इसकी परिभाषा क्या है? क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। दूसरे शब्दों में कहें तो क्रिया के जिस रूपांतर से यह ज्ञात हो कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रधान विषय, कर्ता, कर्म अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। तो दोस्तों इसका अर्थ यह है कि जब भी कोई वाक्य होता है तो उसके आधार पर जब हम उसमें डिफाइन करते हैं कि उसका जो प्रधान कौन है, यानी कि दोस्तों उसमें जो हेड क्या है, तो यानी कि कर्ता, कर्म या भाव, इन तीनों में से दोस्तों जो भी वाक्य में हेड होगा यानी कि दोस्तों प्रधान होगा, वही वाच्य उसमें हो जाएगा। तो दोस्तों पहला यहाँ पर कर्ता है, तो अगर जिसमें कर्ता यहाँ पर मेन होगा या प्रधान होगा उसमें कर्तवाच्य होगा। और दूसरा यहाँ पर क्या है? कर्म। अगर जिसमें दोस्तों कर्म प्रयुक्त हो और वह प्रधान हो तो उसमें कर्म वाच्य होगा। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर भाव वाच्य। तो जिसमें यहाँ पर जिस भी वाक्य में यहाँ पर कोई भाव दिया है और वह भाव प्रधान है तो वहाँ पर भाव वाच्य होगा। अब दोस्तों इसके कुछ वाक्य के भेद देख लेते हैं वाच्य के। तो इसके दोस्तों यहाँ पर निम्न वाच्य के भेद दिए गए हैं। तो पहला यहाँ पर है कर्तवाच्य यानी कि दोस्तों एक्टिव वॉइस, दूसरा यहाँ पर है कर्मवाच्य यानी कि पैसिव वॉइस, और तीसरा यहाँ पर है भाववाच्य यानी कि इम्पर्सनल वॉइस। तो अब दोस्तों इसको एक एक करके देख लेते हैं कि ये वाच्य क्या होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम कर्तवाच्य को देखते हैं। तो दोस्तों कर्तवाच्य की डेफिनेशन क्या है? क्रिया के उस रूपांतर को कर्तवाच्य कहते हैं जिसके वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो। यानी कि दोस्तों अगर कोई वाक्य है और उसमें अगर वाक्य में जो कर्ता है, कर्ता दोस्तों क्या होता है? जैसे कि ये नीचे वाक्य दिया गया है रमेश केला खाता है, तो दोस्तों जो रमेश है इसमें वह कर्ता है। तो दोस्तों कोई भी वाक्य होता है अगर उसमें कर्ता प्रधान है तो वह कर्तवाच्य के अंतर्गत आ जाएगा। तो दोस्तों इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण है यहाँ पर रमेश केला खाता है। ये दोस्तों गलती से खाला का खाता का खाला लग गया है, तो ये दोस्तों यहाँ पर खाता है। पहला वाक्य है रमेश केला खाता है, तो यहाँ पर दोस्तों जो रमेश है वह कर्ता है और ये मेन है यानी कि दोस्तों इसमें यह प्रधान है, तो इसमें कर्तवाच्य हो जाएगा। दूसरा वाक्य है दिनेश पुस्तक पढ़ता है, तो दोस्तों इसमें भी नाम है दिनेश जो कर्ता है, तो ये भी इसमें मेन है, तो यहाँ पर कर्तवाच्य हो जाएगा। तो नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य की दोस्तों डेफिनेशन क्या है? क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिसके वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो। तो सरल शब्दों में क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। यानी कि दोस्तों कोई भी अगर वाक्य दिया गया है और उसमें उस वाक्य में कर्म अगर प्रधान है तो वहां पर यहाँ पर कर्मवाच्य होगा। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो पहला यहाँ पर उदाहरण है
कवियों द्वारा कविताएं लिखी गईं। तो यहाँ पर दोस्तों जो कवियों द्वारा क्या लिखी गई, कविताएं, तो यहाँ पर कविताएं क्या है दोस्तों, कर्म है, तो यहाँ पर कर्म वाच्य हो जाएगा। दूसरा उदाहरण है रोगी को दवा दी गई। तो दोस्तों यहाँ पर जो दवा है यहाँ पर प्रधान वाक्य में है, तो यहाँ पर कर्म वाच्य हो जाएगा। तीसरा उदाहरण है उससे पुस्तक पढ़ी गई। तो यहाँ पर जो दोस्तों पुस्तक है वह पढ़ने को रिप्रेजेंट कर रही है और यहाँ पर पुस्तक है जो इसमें प्रधान है। तो इस तरीके से यहाँ पर पैसिव वॉइस यानी कि कर्म वाच्य हो जाएगा। तो दोस्तों अब इसके कुछ नीचे और यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इसका दोस्तों यहाँ पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ क्रियाएं कर्ता के अनुसार रूपांतरित ना होकर कर्म के अनुसार परिवर्तित होती हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि अंग्रेजी की तरह हिंदी में कर्ता के रहते हुए कर्म वाच्य का प्रयोग नहीं होता है। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इसको कहीं पर नोट कर लीजिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट यहाँ पर है जैसे कि मैं दूध पीता हूँ के स्थान पर मुझसे दूध पिया जाता है लिखना गलत होगा। यानी कि दोस्तों हम इसे इंग्लिश में जैसे ट्रांसलेट करते हैं या पैसिव वॉइस बनाते हैं, इस तरीके से इसमें नहीं बनाया जाता है। और दोस्तों जो निषेध में है तो निषेध के अर्थ में लिखा जा सकता है, जैसे कि मुझसे पत्र लिखा नहीं जाता, तो इस तरीके से इसको नेगेटिव में बना सकते हैं। पर दोस्तों पैसिव वॉइस की तरह इसे जैसे इंग्लिश में बनाते हैं उसमें नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं दोस्तों भाववाच्य यानी कि इम्पर्सनल वॉइस। इसकी डेफिनेशन है दोस्तों क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिसके वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो। दूसरे शब्दों में क्रिया के जिस रूप में ना तो केवल प्रधानता हो ना कर्म की बल्कि क्रिया का भाव ही प्रधान हो, वहां भाववाच्य होता है। यानी कि दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि जिस भी वाक्य में यहाँ पर जो भाव उत्पन्न होता है वह भाग यहाँ पर जो भाव है वह प्रधान हो तो उस वाक्य में भाववाच्य होगा। पहला यहाँ पर उदाहरण देख लेते हैं, मोहन से टहला नहीं जाता। तो दोस्तों यहाँ पर टहला नहीं जाता, यहाँ पर जो ये वाक्य है इसमें जो भाव है वह नहीं लगा है और टहला नहीं जाता है, यानी कि दोस्तों इसमें जो भाव प्रधान है तो इसमें भाववाच्य हो जाएगा। दूसरा उदाहरण है मुझसे उठा नहीं जाता। तो दोस्तों जो उठा नहीं जाता यह दोस्तों एक प्रधान भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वजह से यहाँ पर भाववाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों इसके कुछ और उदाहरण। तीसरा उदाहरण है धूप में चला नहीं जाता। तो दोस्तों चला नहीं जाता ये एक भाव है और ये प्रधान भाव है, इसलिए यहाँ भी पैसिव वॉइस नहीं भाववाच्य हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। उक्त वाक्यों में कर्ता या कर्म प्रधान ना होकर भाव मुख्य हैं, अतः इनकी क्रियाएं भाववाच्य का उदाहरण है। तो दोस्तों ये जो वाक्य में जो क्रियाएं हैं यह भाववाच्य का उदाहरण है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ यह स्पष्ट है कि कर्तवाच्य में क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती है, किंतु कर्मवाच्य में केवल सकर्मक और भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है। तो दोस्तों ये भी पॉइंट को आप नोट कर लीजिए कि कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया रहती है और जो भाववाच्य होता है उसमें अकर्मक क्रिया रहती है। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट देखते हैं कि वाच्यों को हम परिवर्तन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये बोर्ड में बहुत ही नंबर में पूछा जाता है, तो इसको देख लेते हैं दोस्तों। पहला यहाँ पर है कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में हम टेंस को कैसे चेंज करेंगे। तो इसके कुछ की फैक्टर्स होते हैं जिसको हम देख लेते हैं। पहला यहाँ पर है नियम, कर्तवाच्य में विभक्ति का लोप हो जाता है, अर्थात विभक्ति को हटा दिया जाता है, उसके स्थान पर से या के द्वारा लगा दिया जाता है। और दूसरा क्या है दोस्तों, कर्म के साथ लगी विभक्ति भी हट जाती है। तीसरा है कर्तवाच्य में मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल दिया जाता है और जाना क्रिया को सटीक तरह से उपयोग किया जाता है। इसके अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर वाक्य है राधिका ने खाना बनाया। तो ये दोस्तों कर्तवाच्य है। अब इसको हम कर्मवाच्य में यहाँ पर परिवर्तित करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा राधिका के द्वारा खाना बनाया गया। तो ये दोस्तों द्वारा खाना बनाया गया, ये दोस्तों कर्मवाच्य का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं माँ ने दूध पिलाया। तो ये दोस्तों कर्तवाच्य का उदाहरण है।
अगर इसको हम कर्म वाच्य में परिवर्तित करेंगे तो इसका वाक्य कैसा बन जाएगा दोस्तों, माँ के द्वारा दूध पिलाया गया। तो दोस्तों ने को यहाँ पर के द्वारा बदल दिया गया है, तो यहाँ पर कर्म वाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रोहन कार चलाता है। तो इसमें दोस्तों कौन सा वाच्य है, कर्तवाच्य। अब इसको किसमें, कर्म वाच्य में बदला है, तो कर्म वाच्य में बदलने पर क्या हो जाएगा, रोहन के द्वारा कार चलाई जाती है या चलाया जाता है। तो दोस्तों के द्वारा यहाँ पर रोहन ने कार चलाया ये भी लिखा हो सकता है, परंतु दोस्तों इसको चेंज करेंगे तो के द्वारा लग जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर उदाहरण देखते हैं, मोहन ने कहानी पढ़ी। ये दोस्तों कर्तवाच्य का उदाहरण है। मोहन के द्वारा कहानी पढ़ी गई, ये कर्मवाच्य का उदाहरण है। आखिरी यहाँ पर उदाहरण देख लेते हैं, वाल्मीकि ने रामायण लिखी, ये कर्तवाच्य का उदाहरण है, और वाल्मीकि के द्वारा रामायण लिखी गई, ये कर्मवाच्य का उदाहरण है। तो दोस्तों आपने जाना कि यहाँ पर कर्तवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनाया जाता है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है कर्मवाच्य से कर्तवाच्य कैसे बनाते हैं। पहला यहाँ पर पॉइंट है, कर्मवाच्य से लगाए गए से या के द्वारा विभक्ति का लोप कर दिया जाता है ताकि क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़े। यानी कि दोस्तों जो कर्मवाच्य है उसमें के द्वारा या से लगाया जाता है, तो इसको हटा दिया जाएगा कर्मवाच्य में परिवर्तित करते समय। तो पहला इसका की फैक्टर देख लिया है हमने। दूसरा है कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह लगाया जाता है। तो दोस्तों जो दूसरा वाक्य है, कर्मवाच्य से जब भी हम कर्तवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह लगा देते हैं। तीसरा है कर्ता के साथ विभक्ति लगाते ही क्रिया सीधे कर्ता पर आश्रित हो जाती है। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण है, रोगी द्वारा सुई लगवाई गई। तो दोस्तों ये उदाहरण है कर्मवाच्य का। अब यहाँ पर दूसरा इसका कर्तवाच्य देख लेते हैं। तो इसका कर्तवाच्य है, रोगी ने सुई लगवाई। तो दोस्तों यह के द्वारा की जगह यहाँ पर ने लगा दिया गया है, तो इसको कर्तवाच्य में परिवर्तित कर दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, सेना के द्वारा दुश्मनों को रोका गया। तो इसका जो कर्तवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो दोस्तों के द्वारा को हटाकर ने लगा देंगे, तो सेना ने दुश्मनों को रोका, इसका उदाहरण हो जाएगा। तीसरा वाक्य देखते हैं, दुकानदार द्वारा तेल बेचा जाता है। तो दोस्तों के द्वारा हटा के यहाँ पर ने लगा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा दुकानदार ने तेल बेचा। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। नेक्स्ट उदाहरण है, छात्रों द्वारा गृह कार्य किया गया। तो यहाँ पर के द्वारा को हटाकर ने लगा दिया गया है, छात्रों ने गृह कार्य किया। नेक्स्ट यहाँ पर उदाहरण देखते हैं, रोहन के द्वारा गाड़ी रोकी गई। तो यहाँ पर के द्वारा की जगह रोहन ने गाड़ी रोकी गई। ये दोस्तों द्वारा गलती से प्रिंट हो गया है, रोहन ने गाड़ी रोकी। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, कर्तवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन। यानी कि दोस्तों जो कर्तवाच्य है उससे हम भाववाच्य में परिवर्तन किस तरीके से करेंगे। पहला इसका की पॉइंट है, कर्ता के साथ विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी कि दोस्तों जब भी हम कर्तवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तित करेंगे तो यहाँ पर कर्ता के साथ विभक्ति का भी प्रयोग करेंगे। दूसरा है, क्रिया को सामान्य भूतकाल में रखें। यानी कि दोस्तों जो क्रिया है वह भूतकाल में यानी कि पास्ट टेंस में रखी जाएगी। तीसरा यहाँ पर है, क्रिया के काल के अनुसार जाना क्रिया को जोड़ा जाता है। चौथा की फैक्टर है दोस्तों, क्रिया को हमेशा एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुषों में रखा जाता है। अब इसके दोस्तों कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो इसका दोस्तों पांचवा पॉइंट यह है कि भाववाच्य अधिकांशतः निषेधवाचक वाक्य की ही होते हैं, यानी नहीं का प्रयोग किया जाता है। पहला उदाहरण है, रोहन नहीं खेल रहा है। ये दोस्तों कर्तवाच्य का उदाहरण है। अब इसको कर्म भाववाच्य में परिवर्तित करेंगे तो रोहन से खेला नहीं जाता, इसमें परिवर्तित हो जाएगा। ये दोस्तों अब नेक्स्ट यहाँ पर उदाहरण है, चिड़िया नहीं खाती है। तो इसको जब हम भाववाच्य में परिवर्तित करेंगे तो चिड़िया से खाया नहीं जाता। दोस्तों खाया नहीं जाता ये एक क्या है, ये एक भाव उत्पन्न हो रहा है, और कर्तवाच्य से जब हम भाववाच्य में परिवर्तित करेंगे तो इसका दोस्तों जो प्रधान है वह हमें भाव को बनाना है। नेक्स्ट यहाँ पर उदाहरण देखते हैं। नेक्स्ट उदाहरण है, सीता मुस्कुराई। तो इसका जब हम भाववाच्य में करेंगे
तो सीता से मुस्कुराया गया हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं उदाहरण, मैं चल नहीं सकता। जब इसको हम दोस्तों भाववाच्य में परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा मुझसे चला नहीं जाता। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। नेक्स्ट उदाहरण है सैनिक नहीं डरा। तो इसको जब हम भाववाच्य में परिवर्तित करेंगे तो यह हो जाएगा सैनिक से डरा नहीं गया। तो दोस्तों आप ये दोस्तों देखते हैं पद परिचय होता क्या है। तो जैसे कि हम अपना परिचय देते हैं उसी प्रकार एक वाक्य में जितने शब्द होते हैं उनका भी परिचय हुआ करता है। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को पद कहते हैं। उन शब्दों के व्याकरणिक परिचय को पद परिचय या पद व्याख्या का पदान्वय कहते हैं। व्याकरणिक परिचय से तात्पर्य है कि वाक्य में उस पद की स्थिति बताना, उसका लिंग वचन कारक अथवा अन्य पदों के साथ संबंध बताना। तो दोस्तों कहने का आश्रय यह है कि पद परिचय वह होता है कि कोई भी वाक्य होते हैं तो उन वाक्यों में जो शब्द होते हैं यानी कि दोस्तों जो पद होते हैं उनका परिचय बताना कि वह किस चीज़ से संबंधित है, उसमें संज्ञा है या सर्वनाम है या क्रिया है। तो इन सब चीज़ों को बताना ही दोस्तों पद परिचय कहलाता है। अब दोस्तों इसको उदाहरण द्वारा हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो पहला शब्द है वह है दोस्तों यहाँ पर वाक्य राज ने रमेश को पुस्तक दी। दोस्तों ये वाक्य है। तो सबसे पहले दोस्तों इस वाक्य में हमारा पहला शब्द या पद क्या आ रहा है दोस्तों, राज आ रहा है। तो राज को यहाँ पर हमने लिख दिया। तो दोस्तों राज क्या है, राज एक संज्ञा है तो यहाँ पर हमने संज्ञा लिख दिया है। उसके बाद दोस्तों राज क्या है, कौन सी संज्ञा है, तो दोस्तों इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो उसके बाद हम लिख देंगे कि यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद दोस्तों राज क्या है, एक पुल्लिंग है तो यहाँ पर पुल्लिंग भी लिख देंगे। उसके बाद राज क्या है दोस्तों, एक वचन है तो यहाँ पर एक वचन भी लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों वाक्य में दूसरा पद क्या है, ने लगा है तो ने के साथ दोस्तों यहाँ पर क्या है, ने के साथ कर्ता कारक है यानी कि दोस्तों जो ने है यह कर्ता कारक है तो ये भी लिख देंगे। उसके बाद द्विकर्मक क्रिया दी के साथ, यहाँ पर दोस्तों जो लास्ट में है दी, ये दोस्तों द्विकर्मक क्रिया है तो यहाँ पर हम ये भी लिख देंगे। दूसरा पद दोस्तों क्या है यहाँ पर, रमेश। तो रमेश क्या है दोस्तों, एक संज्ञा है। उसके बाद क्या है, रमेश व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद रमेश दोस्तों एक पुल्लिंग है और एक वचन है और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर कर्म कारक लगा हुआ है। अब दोस्तों अगर आपको संज्ञा सर्वनाम ये आदि नहीं पता है या वाच्य या वाक्य नहीं पता है तो हमारे पुराने वीडियोस आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है जिससे आप ये सभी जान सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट पद को देखते हैं। यहाँ पर तीसरा पद है पुस्तक। तो पुस्तक दोस्तों क्या है, एक संज्ञा है। उसके बाद दोस्तों जातिवाचक संज्ञा है और पुस्तक दोस्तों एक स्त्रीलिंग शब्द है तो यहाँ पर हम स्त्रीलिंग शब्द भी लिख देंगे। उसके बाद पुस्तक क्या है दोस्तों, एक वचन है तो एक वचन भी लिख देंगे और यहाँ पर कर्म कारक है तो ये भी लिख देंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पर इसके कुछ हम प्रकार देख लेते हैं। तो यहाँ पर पद के 5 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं ये भी देख लेते हैं। पहला यहाँ पर पद होता है संज्ञा, दूसरा होता है सर्वनाम, तीसरा होता है विशेषण और चौथा होता है क्रिया और पांचवा होता है दोस्तों अव्यय। इन सभी पदों का परिचय देते समय हमें निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। अब दोस्तों इससे जुड़ी कुछ बातें हैं जिनको हम ध्यान में रखेंगे तो हमारा पद परिचय कभी भी गलत नहीं होगा और दोस्तों हमें फुल नंबर मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों इसके कुछ नियम देख लेते हैं। पहला यहाँ पर संज्ञा है तो संज्ञा का पद परिचय देते समय हमें उसमें क्या क्या लिखना है। तो पहले दोस्तों हम जो भी संज्ञा लिखेंगे उसका भेद लिखना है कि वह संज्ञा किससे रिलेटेड है। जैसे कि यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक है या भाववाचक संज्ञा है। दूसरा हमें जो भी शब्द लिखेंगे उसका हमें लिंग लिखना है, उसका वचन लिखना है, उसका कारक लिखना है और या क्रिया है कर्ता है या क्रिया का कर्म है ये भी लिखना है दोस्तों हमें कि कर्ता है या कर्म है। तो दोस्तों जब भी कोई शब्द आएगा, जैसे कि हमने पिछले यहाँ पर देखा कि राज, यहाँ पर राज लिखा था तो राज कौन सा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, वचन है। तो दोस्तों इसी तरह हमें यहाँ पर और भी लिखना है कि जो भी उसमें वाक्य दिया गया है उसमें उस शब्द का संबंध किस चीज से है ये हमें लिखना है। दूसरा यहाँ पर है दोस्तों सर्वनाम। तो दोस्तों सर्वनाम में हमें क्या लिखना है, अगर कोई पद परिचय में कोई वाक्य में कोई सर्वनामिक शब्द है तो उसमें क्या लिखना है दोस्तों, सबसे पहले हमें सर्वनाम का भेद, यानी कि दोस्तों वह कौन सा सर्वनाम है। यहाँ पर कुछ उदाहरण है जैसे कि पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। इनमें से दोस्तों हमें लिखना है कि वह शब्द कौन सा सर्वनाम से रिलेटेड है। दूसरा उसका दोस्तों हमें लिंग लिखना है, वचन लिखना है, कारक लिखना है और क्रिया या कर्ता या क्रिया का कर्म किससे संबंधित है यह भी लिख देना है। अब दोस्तों इसका तीसरा देखते हैं, अगर हमें किसी वाक्य में विशेषण का शब्द दिया हो तो तब हमें क्या लिखना है। तो दोस्तों हमें जो दूसरे शब्द हैं
यहाँ पर जिस तरीके से दिखाया गया है कि उनका भेद लिखना है, तो इसमें हमें विशेषण का भी भेद लिखना है। जैसे कि भाई गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, या सार्वनामिक विशेषण है, या परिमाणवाचक विशेषण है। उसके बाद दोस्तों उसकी अवस्था लिखना है, जैसे कि वह मूल अवस्था में है, या उत्तरावस्था में है, या उत्तमावस्था में है। उसके बाद दोस्तों उसका लिंग लिखना है, वचन और विशेष्य लिखना है। अब दोस्तों चौथा जो स्टेप है उसमें दोस्तों अगर कोई भी वाक्य में क्रिया का शब्द है तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, क्रिया का भेद लिखना है। उसके बाद दोस्तों लिंग लिखना है, वचन, पुरुष, धातु, काल, वाच्य और क्रिया का कर्ता कौन है या क्रिया का कर्म कौन है। उसके बाद दोस्तों जो हमारा आखिरी शब्द आता है वह आता है दोस्तों अव्ययी भाव शब्द। तो अव्यय में दोस्तों हमें क्या करना है, क्रिया विशेषण शब्द का भेद लिखना है, उसके बाद उपभेद लिखना है, उसके बाद विशेष क्रिया का निर्देश लिखना है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि पद परिचय को पहचाना कैसे जाता है, तो दोस्तों इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। सबसे पहले आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या क्रिया विशेषण, अवधारक या दोस्तों निपात, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक आदि के बारे में जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों आप जब भी पद परिचय लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले जो यहाँ पर निम्नलिखित ये दिए गए हैं संज्ञा, सर्वनाम आदि, इनका आपको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, तभी आप पद परिचय को अच्छे से कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप है इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी निम्नलिखित है। पहला ऑप्शन है दोस्तों, अगर शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पक्षी, भाव, जाति आदि के बारे में बताता है तो वह शब्द संज्ञा होती है। यदि दोस्तों कोई वाक्य है और उसमें हमें पद परिचय करना है और कोई शब्द है जो वह वस्तु से, प्राणी से, पक्षी से, भाव से या जाति से रिलेटेड है तो यहाँ पर संज्ञा हो जाएगा। अब दूसरा दोस्तों स्टेप देखते हैं। अगर किसी शब्द किसी संज्ञा के स्थान पर शब्द का प्रयोग जैसे मेरा, मैं, तुम्हारा, आपका, उस, वह आदि शब्द हैं तो वह शब्द सर्वनाम है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, अगर शब्द किसी वस्तु, स्थान, पक्षी आदि की विशेषता बताते हैं, अर्थात वह कैसा है, लंबा है, सुंदर है, डरावना है आदि, तो वह शब्द विशेषण है। यहाँ पर दोस्तों आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण आदि आपको बताया जा रहा है जिससे कि आप पद परिचय गलत ना कर सकें। चौथा यहाँ पर देखते हैं, अगर शब्द वाक्य में जो क्रिया है उसकी विशेषता बताता है तो वह क्रिया विशेषण है। जैसे कि क्रिया कब हो रही है, कल, अभी, दिन भर। क्रिया कैसे हो रही है, चुपचाप, अवश्य, तेजी से। क्रिया कहाँ हो रही है, अंदर, ऊपर, आसपास। क्रिया कितनी मात्रा में हो रही है, कम, पर्याप्त या ज्यादा। तो दोस्तों अगर क्रिया की जो विशेषता बताते हैं उनको हम क्या कहते हैं दोस्तों, क्रिया विशेषण। अब दोस्तों पांचवा देखते हैं यहाँ पर संबंध बोधक क्या होता है। तो अगर शब्द किसी दो या दो से अधिक संज्ञा और सर्वनाम के बीच का संबंध दर्शाता है तो वह संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। यानी कि दोस्तों के पास, के ऊपर, से दूर, के कारण, के लिए, की ओर। जैसे कि दोस्तों राम और श्याम के पास लिखा है तो यहाँ पर दोस्तों राम और श्याम के बीच क्या लगा है, के पास लगा है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, एक संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। अब दोस्तों इसका पांचवा देख लेते हैं कि समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है। तो दोस्तों अगर शब्द किसी दो वाक्यों के बीच का संबंध दर्शाता है तो वह समुच्चय बोधक अव्यय हो जाता है। जैसे कि राम और श्याम में और लगा है दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अतएव, इसलिए, लेकिन, ये जो शब्द है दोस्तों यह समुच्चय बोधक अव्यय शब्द हैं। अब दोस्तों आगे देखते हैं कि विस्मयादि बोधक शब्द क्या होते हैं। तो अगर शब्द किसी विस्मय, हर्ष, घृणा, दुख, पीड़ा आदि भावों को प्रकट करते हैं तो वह शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय है। जैसे कि दोस्तों अरे, वाह, अच्छा आदि। यानी कि दोस्तों जैसे कि अरे शब्द है जो, तो यह आश्चर्यजनक शब्द है तो यहाँ पर विस्मयादि बोधक शब्द हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जो वाह और अच्छा भी शब्द है यह भी विस्मयादि बोधक शब्दों में आ जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं कि निपात क्या होते हैं। तो ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है निपात। तो सबसे पहले देखते हैं कि दोस्तों निपात होता क्या है। अगर किसी शब्द किसी बात पर ज्यादा भार दर्शाता है तो वह शब्द निपात कहलाता है। यानी कि दोस्तों ऐसे शब्द जो किसी वाक्य में लगने पर यहाँ पर वाक्य में भारीपन ला देते हैं वह निपात शब्द कहलाते हैं। तो देखिए दोस्तों इसके कुछ उदाहरण हैं। पहला ऑप्शन है भी, दूसरा है तो, तीसरा है तक और चौथा है केवल और पांचवा है ही। तो दोस्तों ये शब्द क्या हो जाएंगे, निपात शब्द हो जाएंगे। अब दोस्तों इसका आगे देखते हैं। अब दोस्तों इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। उदाहरण के लिए कुछ वाक्य नीचे दिए जा रहे हैं जिसमें कुछ रेखांकित दिए गए हैं। आपको इन रेखांकित पदों का परिचय दिया गया है। तो जैसे कि दोस्तों पहला शब्द है यहाँ पर, आज समाज में विभूषणों की कमी नहीं है।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो विभीषण दिखा है, यहाँ पर समाज से इसका क्या कहते हैं दोस्तों, इसका संबंध है। तो यहाँ पर इसका पद परिचय क्या दिया गया है, जैसे कि दोस्तों विभीषण है, तो यहाँ पर विभीषण दोस्तों देशद्रोहियों को भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो विभीषण था उसने रावण के साथ गद्दारी की थी। इसी प्रकार यहाँ पर समाज के जो विभीषण हैं उनको दोस्तों गद्दार कहेंगे। इसी प्रकार इनका पद परिचय निम्नलिखित है कि जैसे दोस्तों विभीषण है तो इसका क्या है, ये संज्ञा है। और उसके बाद दोस्तों कौन सी संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि दोस्तों विभीषण कोई एक बंदा नहीं है। जो विभीषण है वह दोस्तों दोगले व्यक्तियों की या देशद्रोहियों की पहचान करता है, यानी कि दोस्तों उसकी जाति की ओर यहाँ पर इशारा करता है, तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और दोस्तों दूसरा क्या है, यहाँ पर बहुवचन है, क्योंकि दोस्तों विभीषण कोई एक नहीं है, यहाँ पर समाज में कई लोग विभीषण है, तो यहाँ पर बहुवचन हो जाएंगे। दोस्तों दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पर विभीषण है जो पुल्लिंग है। उसके बाद दोस्तों संबंध कारक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लगा है विभीषणों की कमी नहीं है, तो यहाँ पर की क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर संबंध कारक हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों दूसरा वाक्य देखते हैं, रात में देर तक बारिश होती रही। तो यहाँ पर दोस्तों जो देर तक है उसमें दोस्तों क्या है, ये क्रिया विशेषण है, और क्रिया विशेषण क्या है दोस्तों, ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। तीसरा उदाहरण देखते हैं, तीसरा उदाहरण यहाँ पर हर्षिता निबंध लिख रही है। उसके बाद दोस्तों जो लिख रही है वह क्रिया है, कौन सी क्रिया है, वह दोस्तों संयुक्त क्रिया है। उसके बाद दोस्तों जो लिख रही है कौन सा है, स्त्रीलिंग शब्द है। उसके बाद एक वचन है, धातु यहाँ पर जो कौन सी धातु यूज करी गई है दोस्तों, तो लिख रही है वह धातु यूज की गई है। दूसरा है यह वर्तमान काल में है, क्योंकि दोस्तों अभी तक वो लिख रही है, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है, यानी कि दोस्तों वर्तमान काल है। दूसरा है यहाँ पर क्रिया का कर्ता हर्षिता है, यानी कि दोस्तों निबंध कौन लिख रहा है, यहाँ पर हर्षिता लिख रही है, तो यहाँ पर कारक या कर्ता कौन हो जाएगा, यहाँ पर हर्षिता हो जाएगी। और क्रिया का कर्म क्या है दोस्तों, क्या लिख रही है, वह निबंध लिख रही है, तो यहाँ पर उसका क्रिया का कर्म क्या हो जाएगा, निबंध हो जाएगा। अब दोस्तों इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इस पुस्तक में अनेक चित्र हैं। इसका दोस्तों अनेक का यहाँ पर क्या है, अनेक एक विशेषता है। चित्र कितने हैं दोस्तों, अनेक हैं, तो यहाँ पर विशेषण की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर ये विशेषण है, अनिश्चित विशेष संख्यावाचक है, यानी कि दोस्तों अनेक है, यहाँ पर कोई चीज डेफिनेट नहीं है कि कोई चीज की मात्रा कितनी है, तो यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। दूसरा दोस्तों बहुवचन हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। और विशेष्य क्या है दोस्तों, चित्र। यहाँ पर दिखा है अनेक चित्र हैं, तो अनेक, यहाँ पर अनेक क्या हो जाएगा दोस्तों, विशेषण, और यहाँ पर विशेष्य क्या हो जाएगा, चित्र, तो यहाँ पर विशेष चित्र हो जाएगा। अब दोस्तों पांचवा इसका उदाहरण देखते हैं। पांचवा उदाहरण है, गांधी जी आजीवन मानवता की सेवा करते रहे। इसका दोस्तों आजीवन इसमें क्या है दोस्तों, इसमें है क्रिया विशेषण, और दोस्तों क्या है, ये कालवाचक। यहाँ पर दोस्तों आजीवन है, आजीवन मतलब यहाँ पर पूरे जीवन भर, तो यहाँ पर दोस्तों जो काल को डिफाइन कर रहा है, यानी कि दोस्तों एक टाइम पीरियड को डिफाइन कर रहा है, तो यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर नीचे देखते हैं संज्ञा का शब्द का पद परिचय। अब दोस्तों जो संज्ञा के शब्द रहते हैं उनका पद परिचय किस तरीके से करते हैं वह देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों है, किसी भी संख्या पद के पद परिचय हेतु 5 बातें बतलानी होंगी, यानी कि दोस्तों इनका हमें ध्यान करना होगा। पहला क्या है, संज्ञा का प्रकार, यानी कि दोस्तों जब भी हम संज्ञा वाले शब्दों का पद परिचय करेंगे तो सबसे पहले हमें जो मन में बात रखनी है वह यह रखनी है कि जो उसमें वाक्य में संज्ञा का शब्द है वह संज्ञा का प्रकार कौन सा है। जैसे कि दोस्तों एक राम है, जैसे तो राम क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यदि दोस्तों कोई चीज के बारे में बात हो रही है तो वह क्या हो जाएगा दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा। और दोस्तों यदि कोई जाति के बारे में बात है, जैसे कि एक बकरी हो गई, तो बकरी क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि वह संज्ञा किस प्रकार की है। दूसरा देखना है हमें उसका लिंग। जैसे कि दोस्तों हमें कोई शब्द दिया है, जैसे कि राम शब्द दिया है, तो राम क्या है दोस्तों, एक पुल्लिंग है। और उसके बाद दोस्तों एक दूसरा है राधा या सीता, तो वह क्या है दोस्तों, स्त्रीलिंग है। तो इस प्रकार से हमें उस शब्द का लिंग भी डिसाइड करना है कि उसमें हमें लिंग क्या लिखना है। तीसरा है दोस्तों, हमें जब भी हम संज्ञा शब्द का परिचय पद परिचय लिखेंगे तो हमें लिखना है कि उसका वचन क्या है। अब दोस्तों चौथा है यहाँ पर कारक। जैसे कि लिखा है राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर राम ने, तो दोस्तों यहाँ पर जो हमें ध्यान रखना है वह कारक कौन सा लगा है और कौन सा कारक है, तो ये हमें कारक की भी ध्यान रखना है। पांचवा हमें शब्द क्या याद करना है, उस शब्द का क्रिया के साथ संबंध कौन सा है। यहाँ पर दोस्तों जो भी हम वाक्य लिखेंगे तो उसमें जो शब्द आएगा उसका क्रिया के साथ कैसा संबंध है, तो हमें उस संबंध को भी लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों,
संज्ञा शब्द का क्रिया के साथ संबंध कारक के अनुसार किया जाना जा सकता है। अब दोस्तों इसका कुछ नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि दोस्तों इसका एक एग्जाम्पल है, राम पुस्तक पढ़ता है। तो दोस्तों इस वाक्य में राम तथा पुस्तक शब्द संज्ञा है, यानी कि दोस्तों जो वाक्य है तो राम भी यहाँ पर संज्ञा है और पुस्तक भी संज्ञा है। तो इनका पद परिचय किस प्रकार से लिखेंगे यह दोस्तों हम नीचे देख लेते हैं। यहाँ इनका पद परिचय उक्त 5 बातों के अनुसार निम्नलिखित होगा। दोस्तों जो हमने पिछले यहाँ पर पेज पर आपको बताया कि उन 5 बातों का क्या ध्यान रखना है, उसमें हम इस वाले एग्जाम्पल में अप्लाई करके देखेंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर राम संज्ञा है, तो सबसे पहले दोस्तों हमें उसमें क्या दिखाया गया था कि संज्ञा का प्रकार लिखना है। तो यहाँ पर क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, उसके बाद दोस्तों पुल्लिंग है, उसके बाद एक वचन है, उसके बाद कर्ता कारक है, और दोस्तों जो पढ़ता है यहाँ पर लिखा है पीछे वह क्रिया का कर्ता के साथ संबंध है। तो यहाँ पर जो हमने संबंध भी लिख दिया है। दूसरा है यहाँ पर पुस्तक, यहाँ पर दोस्तों जो पुस्तक है वह भी संज्ञा है। तो वह दोस्तों पुस्तक है क्या, ये जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये सारी पुस्तकों की जाति की ओर यहाँ पर निशाना बता रहा है। दूसरा यहाँ पर पुस्तक एक स्त्रीलिंग शब्द है। तीसरा यहाँ पर पुस्तक एक वचन शब्द है और कर्म कारक लगा है इसमें, और पढ़ता है क्रिया का कर्म के साथ इसका संबंध है। अब दोस्तों देखते हैं कि सर्वनाम वाले शब्दों का हम किस प्रकार से पद परिचय करते हैं। तो चलिए दोस्तों ये भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले किसी भी सर्वनाम के पद परिचय निम्नलिखित बातों का यहाँ पर उल्लेख करना होता है। यानी कि दोस्तों जब भी हम कोई भी सर्वनाम वाले शब्दों का पद परिचय दे रहे होते हैं तो हमें जो बातें 5 नीचे दी गई हैं इन बातों का हमें ध्यान रखना होता है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। सबसे पहली बात कौन सी है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि सर्वनाम का प्रकार और पुरुष सहित। यानी कि दोस्तों जो भी हम सर्वनाम का शब्द का परिचय देंगे तो सबसे पहले हमें उसमें देखना है कि वह दोस्तों सर्वनाम किस प्रकार का है और उसमें कौन सा पुरुष दिया गया है। दूसरा देखना है दोस्तों वह कौन से लिंग है उसमें। तीसरा यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि वह वचन कौन सा है, और चौथा यहाँ पर ध्यान रखना है कि वह कारक कौन सा है, और पांचवा जो हमें याद रखना है वह है दोस्तों क्रिया के साथ उसका संबंध क्या है। तो इन्हीं 5 बातों का हम ध्यान रखेंगे जब भी हम पद परिचय करेंगे। चलिए दोस्तों इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका उदाहरण है, यह उसकी वही कार है जिसे कोई चोर चुरा कर ले गया था। यानी कि दोस्तों ये वाक्य है कि यह वही कार है जिसे कोई चोर चुरा कर ले गया था। तो इस वाक्य में यह उसकी जिसे तथा कोई शब्द सर्वनामिक शब्द है। इन शब्द का परिचय इस प्रकार होगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो वाक्य है उसमें यह है, उसकी, जिसे, कोई आदि शब्द ये सर्वनाम के शब्द लगे हैं। तो इनका पद परिचय किस प्रकार से लिखेंगे यह दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों इसको देख लेते हैं। सबसे पहला शब्द यहाँ पर लगा है यह है, तो यह दोस्तों क्या है, एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। उसके बाद दोस्तों हमें इसका पुरुष लिखना है। तो पुरुष कौन सा है यहाँ पर दोस्तों, अन्य पुरुष लिखना है। उसके बाद दोस्तों यह क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर यह एक वचन शब्द है, तो यहाँ पर उसका वचन लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों संबंध कारक, ये संबंध कारक है तो यहाँ पर संबंध कारक लिख देंगे। उसके बाद कार संज्ञा से शब्द से संबंध, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो वाक्य था उसमें क्या लिखा था कि यह उसकी वही कार है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका संबंध किस चीज से है, कार से है। तो यहाँ पर दोस्तों हम यह भी लिख देंगे कि कार संज्ञा शब्द से इसका संबंध है। उसके बाद दोस्तों दूसरा देखते हैं। तो दूसरा शब्द है सर्वनाम का जिसे। तो दोस्तों जिसे क्या है, एक संबंधवाचक सर्वनाम है, तो ये भी लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों एक स्त्रीलिंग शब्द भी है, तो ये भी लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों इसका हम वचन देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों एक वचन है, तो एक वचन भी लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर कर्म कारक है, तो ये भी लिख देना है। उसके बाद दोस्तों चुरा कर ले गया क्रिया का कर्म, यहाँ पर दोस्तों जो चुरा कर ले गया है उसका दोस्तों इसका कर्म संबंध है, तो यहाँ पर ये भी हम लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीसरा उदाहरण है कोई। जो कोई शब्द है वह दोस्तों क्या है, एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दूसरा यहाँ पर क्या है, अन्य पुरुष है, और यहाँ पर पुल्लिंग है, एक वचन है, और कर्ता कारक है, और चुरा कर ले गया क्रिया का कर्ता से इसका संबंध है। अब दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पर हम विशेषण शब्दों का पद परिचय किस प्रकार लिखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमें भी 5 बातों का ध्यान फिर से रखना होगा। पहला यहाँ पर क्या है कि विशेषण का हमें प्रकार लिखना है कि जो वाक्य में विशेषण का शब्द है वह विशेषण किस प्रकार का है। दूसरा दोस्तों उस वाक्य में उसकी अवस्था क्या है, हमें ये भी लिखना है। तीसरा यहाँ पर हमें जब भी पद परिचय देंगे विशेषण शब्द का तो हमें ये लिखना है कि वह लिंग कौन सा है।
चौथा यहाँ पर उसका वचन लिखना है और पांचवा उसका विशेष्य लिखना है और उसके साथ उसका संबंध बताना है। तो इन पांचों का बातों का हम ध्यान में रखकर उस वाक्य का पद परिचय देंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर कुछ हमारा उदाहरण है। तो उदाहरण है, वीर राम ने सब राक्षसों का वध कर दिया। तो यहाँ पर दोस्तों राम कैसे थे, यहाँ पर वीर थे। तो वीर दोस्तों क्या हो गया, एक विशेषण हो गया। राम का एक विशेषण क्या हो गया दोस्तों, वीर, यानी कि उनकी विशेषता हो गई। तो वीर का यहाँ पर हम, और यहाँ पर दोस्तों सब भी शब्द दिया है सब राक्षसों का। तो यहाँ पर दोस्तों जो सब है यह भी शब्द है, तो इनका हम पद परिचय देंगे। तो चलिए दोस्तों पहले वीर का पद परिचय देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पहली बात क्या बताई थी कि जब भी हम उसका विशेषण वाले शब्दों का लिखेंगे तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है कि वह विशेषण किस प्रकार का है। तो यहाँ पर दोस्तों विशेषण यहाँ पर जो है वह गुणवाचक, यानी कि दोस्तों राम की गुण बता रहा है कि राम कैसे थे दोस्तों, वीर थे। तो यहाँ पर कौन सा विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। दूसरा दोस्तों बताएंगे इसकी अवस्था कौन सी है। तो सबसे पहले दोस्तों इसकी अवस्था है वह दोस्तों मूल अवस्था है। उसके बाद इसका लिंग पुल्लिंग है, एक वचन है और राम विशेषण विशेष के गुण का बोध कराता है। तो दोस्तों ये भी हम लिख देंगे। तो दोस्तों इसमें आपने जाना कि किस तरीके से आप विशेषण वाले शब्दों का भी पद परिचय लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सब का देखेंगे तो सब यहाँ पर है शब्द, उसका संख्यावाचक विशेषण बताया गया है। यानी कि दोस्तों जो वाक्य है कि वीर राम ने सब राक्षसों का वध कर दिया। तो यहाँ पर दोस्तों किसी एक राक्षस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर कई राक्षसों की बात हो रही है। तो कई राक्षस दोस्तों, तो वह संख्या को डिफाइन करता है, यानी कि बहुत सारे राक्षस थे तो बहुत सारी संख्या में अधिक थे, तो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मूल अवस्था हो जाएगी और पुल्लिंग हो जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर कोई एक राक्षस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बहुत राक्षसों की बात हो रही है, तो यहाँ पर बहुवचन हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों राक्षसों विशेष की संख्या का बोध कराता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि हम क्रिया वाले शब्दों का पद परिचय किस प्रकार देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसका भी देख लेते हैं, क्रिया वाले शब्दों का पद परिचय किस प्रकार देंगे। तो क्रिया वाले शब्द में जो पद परिचय देते समय हमें क्रिया का प्रकार, लिंग, वचन, वाच्य, काल, वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ संबंध को बतलाया जाता है। अब इसका दोस्तों हमें कुछ उदाहरण है। तो इसका उदाहरण दोस्तों, राम ने रावण को मारा। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा वाक्य दिया गया है इसमें दोस्तों मारा का पद परिचय अगर हम किसी प्रकार करेंगे तो सबसे पहले दोस्तों मारा क्या है, एक क्रिया है। उसके बाद दोस्तों यह सकर्मक क्रिया है, क्योंकि दोस्तों रावण ने, जो राम है, राम ने रावण को मारा। तो यहाँ पर जो दोस्तों मारना क्रिया हो जाएगा, उसके बाद सकर्मक क्रिया हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों पुल्लिंग हो जाएगा और दोस्तों एक वचन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर राम ने रावण को मारा, यह दोस्तों कर्तवाच्य हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको वाच्य नहीं आते हैं तो हमारे चैनल पर वाच्य का वीडियो है, जिससे आप आसानी से वाच्य को मात्र 10 मिनट में सीख सकते हैं और कभी भी आप भूलेंगे नहीं। तो हमारे उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो दूसरा, उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पर भूतकाल है, क्योंकि दोस्तों राम ने रावण को मार चुके हैं, यानी कि दोस्तों ये पास्ट टाइम की बात हो रही है, तो यहाँ पर भूतकाल लग जाएगा। उसके बाद दोस्तों मारा क्रिया का कर्ता राम तथा कर्म रावण के साथ संबंध है। अब दोस्तों यहाँ पर जो मारा है तो राम ने रावण को मारा, यानी कि दोस्तों यह राम और रावण दोनों से संबंधित है। तो यहाँ पर जो मारा क्रिया का कर्ता राम और कर्म रावण से संबंध हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों दूसरा वाक्य है, मैं सवेरे उठा। तो दोस्तों यहाँ पर उठा का जब हम पद परिचय करेंगे तो किस प्रकार हो जाएगा, उठना दोस्तों यहाँ पर क्रिया है, उसके बाद दोस्तों अकर्मक क्रिया है, उसके बाद पुल्लिंग है, उसके बाद उसका वचन लिखना है, तो यहाँ पर एक वचन है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वाच्य कौन सा है, वाच्य यहाँ पर कर्तवाच्य हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर भूतकाल हो जाएगा, क्योंकि वह दोस्तों उठ चुका है, यानी कि पास्ट टाइम की बात है, तो यहाँ पर भूतकाल हो जाएगा। उसके बाद उठा क्रिया का कर्ता मैं कर्म अन्वित, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो उठा है वह दोस्तों मैं से संबंधित है, क्योंकि उठा मैं था, तो इसलिए यहाँ पर कर्ता के साथ इसका संबंध है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट देखते हैं कि हम अव्यय शब्दों का पद परिचय किस प्रकार लिखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसकी कुछ बातों का ध्यान रखना है कि अव्यय शब्द चूंकि लिंग, वचन, कारक आदि से प्रभावित नहीं होता है, अतः इनके पद परिचय में केवल अव्यय शब्द के प्रकार, उसकी विशेषता या संबंध ही बताया जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही इजी होता है। जैसे कि पहला यहाँ पर देखते हैं कि क्रिया विशेषण, तो क्रिया विशेषण के भेद लिखना होता है, जैसे कि रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक या उस क्रिया का उल्लेख जिसकी विशेषता की जा रही हो। दूसरा यहाँ पर इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो इसका दोस्तों जो उदाहरण है वह उदाहरण है यहाँ पर कि मैं भीतर बैठी थी और बच्चे धीरे धीरे पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें दोस्तों जो अव्ययी भाव शब्द है वह दोस्तों क्या है, यहाँ पर एक तो भीतर शब्द है, तो भीतर कौन सा है, यहाँ पर क्रिया विशेषण शब्द है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जगह को यहाँ पर डिफाइन कर रहा है कि दोस्तों अंदर बैठा था या बैठी थी, तो यहाँ पर स्थान को
स्थान बता रहा है, तो यहाँ पर जो क्रिया विशेषण हो जाएगा भाई दोस्तों स्थानवाचक हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसका बैठी क्रिया के साथ विशेषता है, क्योंकि दोस्तों बैठा था जो उसका यहाँ पर विशेषता बताई गई है, तो बैठी क्रिया के स्थान की विशेषता बता रही है। दूसरा यहाँ पर धीरे धीरे देखते हैं, तो धीरे धीरे क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्रिया विशेषण है। कौन सा क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक है। और यहाँ पर पढ़ रहे थे क्रिया की रीति की विशेषता बता रहा है, यानी कि दोस्तों वह पढ़ कैसे रहे थे? धीरे धीरे पढ़ रहे थे। तो किसकी विशेषता बता रहे हैं यहाँ पर? पढ़ने की। तो यहाँ पर पढ़ रहे थे क्रिया की रीति की विशेषता बता रहे हैं। उसके बाद दोस्तों देखते हैं संबंध बोधक क्या होता है। तो दोस्तों संबंध बोधक का पद परिचय किस प्रकार करते हैं, तो ये भी देख लेते हैं। संबंध बोधक के भेद किस संज्ञा सर्वनाम से उसका संबंध लिख देते हैं। जैसे कि कुर्सी के नीचे बिल्ली बैठी है, तो यहाँ पर के नीचे लगा है, यह कौन सा है दोस्तों? संबंध बोधक है। कुर्सी और बिल्ली इसके संबंधी शब्द हैं, तो ये देखेंगे दोस्तों। अब नेक्स्ट यहाँ पर आता है हमारा समुच्चय बोधक। तो चलिए दोस्तों इसको भी हम देख लेते हैं। तो समुच्चय बोधक क्या होता है? तो समुच्चय बोधक दोस्तों भेदों का उल्लेख करना पड़ता है सबसे पहले थे। उसके बाद दोस्तों जुड़ने वाले पदों का उल्लेख करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण है कि तुम कॉपी और किताब ले लो लेकिन फाड़ना नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जो कॉपी और किताब के बीच में और लगा है, तो यहाँ पर जो और क्या हो जाएगा? एक समुच्चय बोधक शब्द हो जाएगा। तो समुच्चय बोधक क्या है? यहाँ पर समानाधिकरण शब्द हो जाएगा और कॉपी किताब शब्दों का संबंध करने वाला हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर कॉपी और किताब के बीच में यहाँ पर और शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये कॉपी और किताब से संबंधित है। अब दोस्तों दूसरा यहाँ पर है लेकिन। तो लेकिन का जब हम पद परिचय करेंगे तो यहाँ पर उसका भेद दर्शक है, यानी कि दोस्तों भेद दर्शक यहाँ पर क्या समुच्चय बोधक शब्द हो जाएगा। उसके बाद तुम ले लो तथा फाड़ना नहीं, इन दो वाक्यों को जोड़ता है, यानी कि दोस्तों इन दो जो भी जो वाक्य है, तो यहाँ पर जो ले लो है और क्या कहते हैं फाड़ना नहीं, इन शब्दों को लेकिन शब्द जोड़ता है, तो इसका संबंध इससे हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हम कि विस्मयादि बोधक वाक्यों का हम पद परिचय किस प्रकार करेंगे। तो दोस्तों इसमें क्या है? भेदों का और भावों का हमें उल्लेख करना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हमारा एक उदाहरण है कि वाह कितना सुंदर बगीचा है, ठीक मैं रोज आऊंगा। तो यहाँ पर दोस्तों वाह और ठीक ये क्या हो जाएंगे दोस्तों? एक विस्मयादि बोधक शब्द हो जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों वाह का देख लेते हैं। तो वाह क्या है? एक विस्मयादि बोधक शब्द है या, और इसका दोस्तों हर्ष उल्लास से यहाँ पर संबंध है, क्योंकि दोस्तों वह आश्चर्यचकित हो रहा है या उत्साहित हो रहा है सुंदर बगीचे को देखकर, तो यहाँ पर हर्ष उल्लास हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों देखते हैं दूसरा यहाँ पर उदाहरण। तो दोस्तों दूसरा उदाहरण है ठीक। ये दोस्तों ठीक क्या है? एक विस्मयादि बोधक शब्द है और स्वीकार बोधक शब्द है। उसके बाद दोस्तों क्या है? कुछ अतिरिक्त उदाहरण। अब इसके दोस्तों कुछ अतिरिक्त उदाहरण देख लेते हैं। तो पहला यहाँ पर है अपने गांव की मिट्टी छूने के लिए मैं तरस गया। ये दोस्तों एक वाक्य है कि अपने गांव की मिट्टी छूने के लिए मैं तरस गया। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर अपने शब्द है, तो अपने दोस्तों क्या है? एक विशेषण शब्द है, और विशेषण कौन सा शब्द है दोस्तों? सार्वनामिक विशेषण है। उसके बाद दोस्तों क्या है? ये एक वचन है। उसके बाद दोस्तों इसका लिंग क्या है दोस्तों? पुल्लिंग है। उसके बाद विशेषण इसका क्या है? विशेष क्या है दोस्तों? गांव, यानी कि दोस्तों अपने गांव की विशेषता बता रहा है, तो विशेष क्या हो जाएगा अपना? ये गांव हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों शब्द है एक गांव की। तो दोस्तों गांव एक क्या है? संज्ञा है। और दोस्तों कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद कौन वचन इसमें क्या है? एक वचन है। और इसका लिंग दोस्तों पुल्लिंग है और संबंध कारक है। नेक्स्ट शब्द यहाँ पर दोस्तों मिट्टी। तो मिट्टी क्या है? एक संज्ञा है, और संज्ञा कौन सी है दोस्तों? द्रव्यवाचक संज्ञा है। तीसरा यहाँ पर है दोस्तों चौथा मैं शब्द है यहाँ पर। तो मैं क्या है दोस्तों? एक सर्वनाम है, और कौन सा पुरुष है इसमें? उत्तम पुरुष। उसके बाद इसका वचन एक वचन है, पुल्लिंग है, और तरस गया क्रिया का कर्ता के साथ संबंध है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर जो शब्द है वह है तरस गया। तो तरस गया दोस्तों क्या है? एक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है और संयुक्त क्रिया है। उसके बाद दोस्तों ये तरस गया, यानी कि दोस्तों पास्ट टाइम की बात हो रही है, तो इसके बाद इसका हम ये भी लिखेंगे कि ये भूतकाल है, क्योंकि दोस्तों पास्ट टेंस की बात हो रही है। उसके बाद दोस्तों इसका वचन देखेंगे। तो वचन यहाँ पर एक वचन है, और इसका जो लिंग है वह पुल्लिंग है। उसके बाद दोस्तों इसका वाच्य लिखना है। तो वाच्य यहाँ पर कर्तवाच्य है, और कर्ता मैं के साथ इसका संबंध है। इसका दोस्तों दूसरा उदाहरण भी देखते हैं। तो दूसरा उदाहरण इसका है निर्धन लोगों की ईमानदारी देखो। यहाँ पर जो निर्धन लोग हैं इसका पद परिचय क्या है दोस्तों? ये एक विशेषण है,
क्योंकि और दोस्तों निर्धनता एक क्या है, एक गुण है, तो एक गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों बहुवचन हो जाएगा और इसका लिंग पुल्लिंग हो जाएगा और लोगों का ये विशेष्य है। चलिए जो विशेष्य है इसका दोस्तों वह लोगों है। इसके बाद दोस्तों दूसरा शब्द है लोगों की। तो लोगों की दोस्तों क्या है, एक संज्ञा है और जातिवाचक संज्ञा है। इसका वचन क्या है दोस्तों, बहुवचन, और ये पुल्लिंग है। और दोस्तों यहाँ पर जो कारक लगा है लोगों की, तो की दोस्तों यहाँ पर क्या है, संबंध कारक। अब दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट शब्द है ईमानदारी। तो ईमानदारी क्या है, एक संज्ञा है और संज्ञा ईमानदारी क्या है, एक दोस्तों एक भाव है, तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद कर्म कारक हो जाएगा और देखो क्रिया का कर्म से साथ इसका संबंध है। और उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट शब्द बचा है वह बचा है देखो। तो देखो क्या है दोस्तों, एक क्रिया है, कौन सी, सकर्मक क्रिया है। उसके बाद क्या है दोस्तों, बहुवचन है और धातु देख के साथ इसका संबंध है। उसके बाद दोस्तों निर्धन लोगों की ईमानदारी देखो। यहाँ पर दोस्तों प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है, तो यहाँ पर वर्तमान काल लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों क्रिया का कर्म ईमानदारी से संबंध है। नेक्स्ट यहाँ पर पद परिचय देखते हैं दोस्तों। हमारा यहाँ पर एक वाक्य है, यह पुस्तक मेरे मित्र की है। तो दोस्तों सबसे पहला यहाँ पर शब्द है यह। तो यह क्या है दोस्तों, एक विशेषण है। विशेषण कौन सा है, सार्वनामिक विशेषण है। उसके बाद दोस्तों एक वचन है, स्त्रीलिंग है, विशेष्य है। विशेष्य क्या है दोस्तों, यहाँ पर पुस्तक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, पुस्तक। तो पुस्तक क्या है, एक संज्ञा शब्द है और जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद दोस्तों एक वचन है और इसका लिंग स्त्रीलिंग है और कर्म कारक है, क्रिया का इसके साथ संबंध है। तो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, मेरे शब्द है जो, तो मेरे शब्द क्या है, एक सर्वनामक है, सर्वनामक है। और उसके बाद दोस्तों इसका वचन क्या, वाचक क्या है, यहाँ पर पुरुषवाचक है और उत्तम पुरुष है। उसके बाद दोस्तों इसका लिंग पुल्लिंग है और एक वचन है और संबंध कारक है। नेक्स्ट दोस्तों शब्द है यहाँ पर मित्र की। तो मित्र की यहाँ पर क्या है, मित्र एक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा शब्द है। उसके बाद इसका वचन एक वचन है, पुल्लिंग है, संबंध कारक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मित्र की लिखा है, तो की यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर संबंध कारक हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर शब्द है दोस्तों जो लास्ट में लगा है वह दोस्तों है लगा है। तो है क्या है, एक क्रिया है और वर्तमान काल की बात हो रही है और एक वचन शब्द है। अब दोस्तों इसका नेक्स्ट कुछ उदाहरण और देख लेते हैं। तो दोस्तों आपका एक ही वीडियो में सारा यहाँ पर पद परिचय का टॉपिक कवर हो चुका है और आप किसी भी एग्जाम में अगर पद परिचय का सवाल लाएंगे तो कभी भी अपनी लाइफ में गलत नहीं करेंगे। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। तो नेक्स्ट उदाहरण है नेहा यहाँ इसी मकान में रहती है। तो यहाँ पर जो दोस्तों सबसे पहला शब्द है नेहा। तो नेहा क्या है, एक संज्ञा है और संज्ञा दोस्तों कौन सी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद स्त्रीलिंग है और एक वचन है और कर्ता कारक नेहा रहना क्रिया की करता है। नेक्स्ट शब्द है दोस्तों, नेक्स्ट शब्द यहाँ पर दिया गया है यहाँ क्या है, एक क्रिया विशेषण है और स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरा शब्द है इसी शब्द क्या है, एक विशेषण शब्द है और सार्वनामिक विशेषण है, पुल्लिंग है, एक वचन है और मकान विशेष्य के साथ इसका संबंध है। और उसके बाद दोस्तों मकान है, मकान में क्या है, एक संज्ञा शब्द है और जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है और अधिकरण कारक लगा है, क्योंकि दोस्तों ये मकान में में लगा है साथ में क्या होता है दोस्तों, अधिकरण कारक होता है और मकान रहना क्रिया का कर्म है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर रहती है। तो रहती है क्या है दोस्तों, एक क्रिया है और सकर्मक क्रिया है। उसके बाद दोस्तों इसका स्त्रीलिंग है और वचन कौन सा है, एक वचन, अन्य पुरुष है, वर्तमान काल की बात हो रही है और कर्तवाच्य है। इसमें रहती है, क्रिया की कर्ता नेहा है और कर्म मकान है। अब दोस्तों इसका हम लास्ट उदाहरण देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो दोस्तों हमारा लास्ट उदाहरण है, अरे वाह तुम भी पुस्तक पढ़ सकते हो। हमारे यहाँ पर एक वाक्य है, सबसे पहला शब्द है यहाँ पर अरे वाह। तो अरे वाह दोस्तों मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब ऐसे शब्द लगे रहते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो रहा है। दूसरा शब्द है यहाँ पर तुम क्या है दोस्तों, एक सर्वनामिक शब्द है और उसके बाद इसमें मध्यम पुरुष है, एक वचन है और इसमें लिंग पुल्लिंग है, कर्ता कारक है और पढ़ सकते हो क्रिया का कर्ता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर भी शब्द लगा है। तो भी शब्द यहाँ पर मैंने बताया था कि जो भी भारी शब्द होते हैं तो वह क्या होते हैं दोस्तों, वह निपात होते हैं। और यहाँ पर तो पुस्तक शब्द है लास्ट में, संज्ञा कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा यहाँ पर स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है
पुस्तक क्या है, पढ़ सकते हो क्रिया के साथ इसका कर्म है। नेक्स्ट यहाँ पर जो लास्ट यहाँ पर बचा है कि पढ़ सकते हो। पढ़ सकते हो क्या है, एक क्रिया है और इसमें कौन सी क्रिया है दोस्तों, सकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग है, एक वचन है और अन्य पुरुष है और वर्तमान काल है और साथ ही साथ कर्तवाच्य है और क्रिया का कर्ता तुम वा कर्म पुस्तक है। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर